सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम या प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम। यानी कि पिछले वीडियो में आपने देखा था प्रथम कर्नाटक युद्ध के कारण, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध या ये कहे कि प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के कारण क्या थे और क्यों हुए। तो उसे आपने पूरे डिटेल्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की। आपको उस संबंध में कोई भी आपके सुझाव या कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज उसी से रिलेटेड है उसके परिणाम। तो परिणाम क्या हुए, कर्नाटक युद्ध कैसे समाप्त हुआ, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ये टॉपिक जो है मैं इसको जो भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ, आपको आधुनिक इतिहास में जो मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसका अब एज ए चार्ट के रूप में, एज ए ग्राफ के रूप में आपको मैं स्टार्ट करूँगी, अलग से अलग बैच स्टार्ट करूँगी। तो उसमें मैं बताऊँगी। अभी मैं इस लेक्चर का मेरा मेन उद्देश्य है नोट्स के रूप में, क्योंकि जो ग्रेजुएशन ऑनर्स के जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए नोट्स, और वो कैसे तैयारी करें उसके लिए बहुत सारे बुक का वो लोग अध्ययन करते हैं, उनको एक सटीक और सही आंसर नहीं मिल पाता है। इस कारण से उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस नोट्स को लेकर आ रही हूँ। तो ऐसे जो भी ऑनर्स के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ऑनर्स हिस्ट्री पढ़ने के लिए जो भी बच्चे किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, रिटन कंपटीशन जो हो रहा है जिसका ऑप्शनल पेपर है, या ये कहे कि जो नेट वगैरह है, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरोप में जब अब ये जानते हैं कि जब प्रथम कर्नाटक युद्ध कैसे शुरू हुआ था, जब यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच मुठभेड़ हुई, या दोनों के बीच तनाव पैदा हुआ, दोनों एक दूसरे से उलझ गए। तो उस समय भारत में भी जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियां थी वो न चाहते हुए भी आपस में उलझ गए। तो जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा था प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान, जिस तरह से मद्रास को डुप्ले ने जीता, जिस तरह से अनवरुद्दीन ने उसके खिलाफ होते हुए भी अनवरुद्दीन को वो हराया, और जिस तरह सेंट डेविड पर अधिकार करने के लिए वो आगे बढ़ा, सेंट टॉमे के युद्ध में हराया, तो उन सारे घटनाक्रम के बाद ये चल ही रहा था। तो 1748 ईस्वी में एक्सला-सेपल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। यानी यूरोप में जो इसकी कुंजी जो थी घटना की, या प्रथम कर्नाटक युद्ध के जो कारण थे, वो यूरोप में उसका कुंजी था, यानी चाबी कह सकते हैं, वहाँ था। तो जैसे ही वहाँ पे एक्सला-सेपल की संधि के द्वारा वो युद्ध समाप्त हुआ, तो भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध बंद हो गया। संधि के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को लौटा देना पड़ा। बदले में फ्रांस को अमेरिका में लूबर का क्षेत्र प्राप्त हुआ है। इस तरह प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि इस संधि की जो संधि वहाँ पे हुआ दोनों देशों के बीच में, तो भारत में भी संधि हो गया अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। तो और उसने हुआ क्या, यानी मद्रास जो डुप्ले ने जीता था, फ्रांस ने जीता था, उसे अंग्रेज़ों को लौटा दिया, और अमेरिका में लुबर का एक क्षेत्र था उसे फ्रांस को दे दिया गया, और इस तरह से प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस प्रथम कर्नाटक युद्ध का भारतीय राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक्सला-सेपल की संधि ने डुप्ले की आशा पर पानी फेर दिया, क्योंकि डुप्ले तो चाहता था मद्रास पर अधिकार करे, अपने भारत में अपनी राजनीतिक साम्राज्यिक शक्तियों का विस्तार करे, लेकिन वो सारा संभव नहीं हो पाया। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना का स्वप्न पूरा नहीं हो सका। अंग्रेजों की शक्ति नष्ट नहीं हुई, विजय अथवा पराजय का निर्णय नहीं हो सका। यानी कि एक प्रकार से कहे कि तो ये एक पेंडिंग चला गया। अगर बाहरी दृष्टिकोण से हम देखें, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का परिणाम भारतीय राजनीति के दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण नहीं था। मुख्य रूप से यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय राजनीति की दृष्टि से यह विशेष, यानी ये नहीं कि भारतीय राज्यों को कुछ बेनिफिट हुआ या इसके हार जाने से कोई हानि हुई, ये बस अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच का युद्ध था। दोनों के बीच राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई थी।
युद्ध यूरोपीय राजनीतिक घटना चक्र का परिणाम था। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां पूर्ववत कायम रही, दोनों के अधिकार और सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन एक तो अंग्रेज भारतीयों के संबंध में हम कह सकते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था आंतरिक रूप से भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना माना जाता है। इस युद्ध ने भारतीय राजनीति के खोखलेपन को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया। यानी भारतीय राजनीति की दृष्टि से, भारतीय शासकों की दृष्टि से यह किस तरह से महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस युद्ध ने भले ही दो यूरोपियन कंपनी आपस में भिड़ी हो, लेकिन इस कंपनी के युद्ध में भारतीयों के खोखलेपन को उजागर कर दिया। खोखलेपन यानी कि जिस तरह से भारतीयों के पास ये दिख रहा है कि ये इतने इनके पास संपत्ति है, इनके पास इतनी सेना है, लेकिन वो सेना में वो दम नहीं है। यानी कि बस दिखाने के लिए क्वालिटी ना होकर सिर्फ क्वांटिटी है। ये चीज़ जग जाहिर हो चुकी थी। कैसे मद्रास की सेना को जब अनवरुद्दीन से मद्रास लेने के लिए जब वो लड़ रहा था, डुप्ले की एक छोटी सी सेना उसे हरा देती है। अंग्रेज और फ्रांसीसी भारतीय नरेशों की युद्ध पद्धति और सैनिक दुर्बलता से परिचित हो गए। अब तक अंग्रेज और फ्रांसीसी केवल सामुद्रिक शक्ति के विकास पर ही बल देते रह रहे थे, परंतु भारतीय नरेशों की कमजोरी को देखते हुए उनमें राजनीतिक प्रभुत्व कायम करने का हौसला बढ़ गया। यानी कि अभी तक फ्रांसीसी और अंग्रेज जो थे ये चाहते थे कि वो अपने सामुद्रिक शक्ति का विस्तार कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है और वो करेंगे और कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने यहाँ की सैनिक व्यवस्था देखा तो उनका लोभ लालच जो है, उनकी महत्वाकांक्षा जो है और काफ़ी बढ़ गई और उन्हें लगा कि ये इसके साथ साथ वो भारतीय राज्यों में अपना राजनीतिक प्रभुत्व जो है कायम कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि इसका ये तो निकल के एक सामने आया। दूसरी बात, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने युद्ध रोकने का प्रयास किया था, लेकिन नवाब की विशाल सेना फ्रांसीसियों की एक टुच्ची सी सेना के सामने पराजित हो गई। यानी कि फ्रांस की एक सेना छोटी थी लेकिन उनमें क्वालिटी थी, लेकिन इनकी सेना अनवरुद्दीन नवाब जो भारतीय कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उनकी सेना विशाल थी लेकिन बस एक संख्या मात्र था। और इस तरह से फ्रांसीसियों की विजय से यह स्पष्ट हो गया कि थोड़ी सी प्रशिक्षित यूरोपीय सेना बड़ी बड़ी भारतीय सेना को आसानी से मात दे सकती है। इस विजय से फ्रांसीसियों की केवल प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि कूटनीति में भी फ्रांसीसियों से कर्नाटक का नवाब मात खा गया। यानी कि इस घटना का हमने जिक्र किया है, मैं फिर भी कर देती हूँ। अगर आपने वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कूटनीति कहने का मतलब कि किस तरह से अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों ने मद्रास जीतने में अनवरुद्दीन से सहायता मांगी और उसे ये कह के भुलावे में रखा कि ये मद्रास तो उन्हीं को देने के लिए, यानी अनवरुद्दीन के लिए ही वो मद्रास जीत रहा है। लेकिन लास्ट में जब मद्रास को जीत लेता है तब वो मद्रास को अनवरुद्दीन को नहीं सौंपता है। तो इस तरह से उस सेना के साथ साथ कूटनीति में भी वो नवाब को मात देता है। कौन? फ्रांसीसी कंपनी। भारतीय नरेशों का आपसी संघर्ष, उनकी सैनिक कमजोरी, नौसेना का अभाव, इन सब तथ्यों ने मिलकर विदेशियों को भारत में साम्राज्य कायम करने की प्रेरणा दी। अब इस संबंध में ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था डुप्ले के शक्ति को स्थापित किया था, बिना किसी परिणाम पर पहुंचे ये उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हुआ, तो यहाँ भी समाप्त हुआ। कोई एक मंजिल पहुंचना या उद्देश्य प्राप्त करना वो नहीं हो सका। कैसे अंग्रेजी शासक नरेशों के खोखलेपन को प्रदर्शित किया, तो ये सारी बातें निकल के आती है प्रथम कर्नाटक युद्ध में। अब इन सब के बीच में जितने भी इतिहासकार हुए, आधुनिक इतिहासकार, उन्होंने अपने मंतव्य जारी किए हैं, यानी अपने विचार प्रकट किए इस संबंध में, इस घटनाक्रम के संबंध में। तो जैसे प्रोफेसर डॉडवेल, एक बहुत बड़े प्रोफेसर इतिहासकार हैं डॉडवेल, उन्होंने इस संबंध में कहा है कि यद्यपि बाहर से देखने पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला और भारत की राजनीतिक समस्याएं जो की त्यों बनी रही, फिर भी
यह भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। इसने स्पष्ट कर दिया कि बुद्धिमानी के साथ प्रयोग किए जाने पर सामुद्रिक शक्ति का कितना अधिक प्रभाव पड़ सकता है और यूरोपीय सामरिक पद्धति भारतीय सेनाओं द्वारा अनुसरण की जाने वाली युद्ध पद्धति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तत्कालीन भारतीय राज व्यवस्था जर्जर होकर किस तरह हद तक राजनीति पतन की ओर अग्रसर हो गई है, यह भी प्रत्यक्षता दिखाई पड़ने लगा और युद्ध अंत में यह दिखला दिया कि किस तरह इसके परिणाम स्वरूप यूरोपीय व्यापारियों में अब उस क्षेत्र में प्रवेश करने की प्रवृत्ति जागी जिसकी अब तक उन लोगों ने उपेक्षा की थी। इस तरह से हम कह सकते हैं संक्षेप में कि इसने डुप्ले के प्रयोगों और क्लाइव की विजय के लिए रास्ता साफ कर दिया, यानी कि उनकी आंतरिक दुर्बलता जो है उभर के सामने आ गई प्रथम कर्नाटक युद्ध में। और साथ ही ये कहें कि अगर सीधी सी बात कहें तो डुप्ले यानी फ्रांस की इसमें विजय हुई थी और डुप्ले एक शक्ति के रूप में उभर के सामने आया था। तो चलिए नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। मैं जितने भी 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं, तीनों कर्नाटक युद्ध की मैं कारण और परिणाम लेकर आऊँगी और बहुत ही अच्छे से, ताकि एक बार आप अच्छे से इस लेक्चर को सुन ले, पढ़ ले तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो अगर आपने प्रथम कर्नाटक युद्ध का वीडियो नहीं देखा तो वीडियो को ज़रूर देखें और उसके कारण को देखें, ये परिणाम है। और इसके सीरीज ये कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध भी मैं लेकर आऊँगी। बस चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जहाँ भी सोशल मीडिया साइट से जुड़े हुए हैं वहाँ पे इस वीडियो का लिंक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।